हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को बीए का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं और वो है द स्टेजेस ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। बेसिकली ये एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा है, लेकिन स्टिल कुछ टॉपिक्स इसमें है जो समझना बहुत जरूरी है। तो इसी वजह से ये वीडियो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए। कुछ बच्चों को डाउट भी था कि ये क्वेश्चन उनको प्रॉपरली समझ में नहीं आ रहा था, किसमें क्या है और कैसे है। दैट्स वाई इसका एक छोटा सा वीडियो मैं आपको बना के दे रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से लर्न कर लें और एग्जाम में इट में भी पॉसिबल कि क्वेश्चन फंस जाए। राइट, ज्यादा लेंदी वीडियो नहीं होगा, सिर्फ अप टू द टॉपिक होगा। ओके, तो स्टार्ट करते समझते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था कि जब भी आपको कोई पॉइंट्स वाली चीजें याद करनी हो, राइट, अगर आप डायरेक्टली याद कर ले रहे हो तो बात अलग है। अगर डायरेक्टली याद नहीं कर पा रहे तो उसके लिए मैंने क्या कहा था कि कोई भी एक रैंडम स्टोरी बनाने की कोशिश करो और वो स्टोरी ऐसी होनी चाहिए जिससे तुम अपने आप को रिलेट कर सको, जिसको तुम फील कर सको। राइट, तो पहले मैं छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, फिर उसके बाद में हम लोग अंदर का डिटेल पढ़ेंगे। एटलीस्ट सारे के सारे पॉइंट्स तो कवर हो जाए ना, तब हम जाके अंदर का लिखेंगे ना। सबसे सबसे पहले नंबर वन में क्या है? सेटिंग स्टैंडर्ड। ध्यान से सुनना, नंबर वन में है सेटिंग स्टैंडर्ड। नंबर टू में क्या लिखा हुआ है? गैदरिंग इंफॉर्मेशन। नंबर थ्री में क्या लिखा है? मेजरिंग परफॉर्मेंस। नंबर फोर, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सेट स्टैंडर्ड्स। एंड नंबर फाइव है करेक्टिव मेजर्स। ध्यान से सुना, नंबर कितने टोटल? 5 टॉपिक्स है। नंबर वन है सेटिंग स्टैंडर्ड्स, नंबर टू है गैदरिंग इंफॉर्मेशन, नंबर थ्री है मेजरिंग परफॉर्मेंस, नंबर चार कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सेट स्टैंडर्ड, एंड नंबर फाइव करेक्टिव मेजर्स। इसका छोटा सा, अगर आपको याद है ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपको छोटी सी कहानी इसमें सुनाता हूँ। ध्यान से सुनना। ऐसे समझो कि तुम्हारा प्री बोर्ड एग्जाम आने वाला है। ध्यान से सुनना इसको। जैसे मान लो अभी बोर्ड की एग्जाम नहीं चल रही है, अभी प्री बोर्ड एग्जाम है कुछ दिनों में। तो तुम्हारी जब प्री बोर्ड एग्जाम आने लगती है तो हर स्टूडेंट का एक टारगेट बन जाता है कि मुझे कितना नंबर लाने हैं, कितना मार्क्स लाना है, कौन से सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना है। वो क्या करता है, एक डिसाइड करता है कि मुझे इतना इस सब्जेक्ट में लाना है, इतना इस सब्जेक्ट में लाना है, और ये चैप्टर्स मुझे अच्छे से कवर करने हैं, ये टॉपिक्स मुझे अच्छे से कवर करना है। यानी हर स्टूडेंट अपने अपने कैपेबिलिटी की अकॉर्डिंग एक स्टैंडर्ड डिसाइड करता है। राइट, बात समझ में आए? तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट हो गया वो क्या हो जाएगा? सेटिंग स्टैंडर्ड। मतलब उसने अपना टारगेट डिसाइड किया कि कितना परसेंटेज उसको अचीव करना है। जैसे मान लेते हैं मैंने डिसाइड किया कि मुझे 85% अचीव करना है। कितना अचीव करना है? 85%। तो ये मेरा क्या हो गया? सेटिंग स्टैंडर्ड। क्लियर है? 85% मेरा क्या हो जाएगा? सेटिंग स्टैंडर्ड। अब 85% अगर मुझे लाना है तो उसके लिए मुझे अदर इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ने वाली है। मतलब कुछ ऐसी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है जिससे मैं ये काम कर सकूं। राइट, तो जैसे हार्डवर्क करना पड़ेगा, नोट्स कलेक्ट करना पड़ेगा, टाइम मैनेजिंग करना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, यानी छोटे छोटे अदर इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करने पड़ेंगे। राइट, तो नंबर टू इंफॉर्मेशन, नंबर टू पॉइंट क्या है? गैदरिंग इंफॉर्मेशन। ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो एग्जाम आने वाली है उस एग्जाम के लिए मैंने एक अपना टारगेट डिसाइड किया, अपना मार्क्स डिसाइड किया, और वो था मेरा 85%। उसके बाद उस मार्क्स को अचीव करना है अगर मुझे, तो मुझे और भी छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे पास कितने नोट्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से नोट्स मुझे खुद बनाने पड़ेंगे, और मुझे चेक करना कि मेरे पास टाइम कितना है। ईच एंड ऐसे जो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है वो मैंने कलेक्ट किया। क्लियर है? उसके बाद एग्जाम हुई, मतलब पढ़ाई अच्छे से किया, मेहनत बढ़िया से किया, एग्जाम हुई, अच्छे से पेपर भी गया। उसके बाद हमें मार्क्स पता चला, यानी कि वो हो जाएगा मेजरिंग परफॉर्मेंस। क्या हो जाएगा? मेजरिंग परफॉर्मेंस। यानी जो तुमने एग्जाम दिया है उस एग्जाम में आपके कितने मार्क्स हैं। ध्यान से समझना, एग्जाम में कितने मार्क्स आए। सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले मैंने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि मुझे कितना अचीव करना है, दैट इज 85%। फिर उस स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए मुझे छोटे छोटे अदर इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, तो वो हो गया मेरा गैदरिंग इंफॉर्मेशन। फिर मैंने जब एग्जाम दिया तो एग्जाम में जब मुझे मार्क्स पता चला तो उसको हम लोग क्या नाम दिए? मेजरिंग परफॉर्मेंस। अब उसके बाद क्या गया, यहाँ पे जो हमने मार्क्स आया है मेरा, उसका और स्टैंडर्ड के साथ मैं क्या करूंगा? कंपेयर करूंगा। मान लो इसमें मेरे 80% आए हैं और यहाँ पे मेरा आया है 85%, तो इन दोनों का क्या करूंगा? कंपेयर। सो एक्चुअल, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सेट स्टैंडर्ड, यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना 80% है और सेट स्टैंडर्ड कितना 85% है। तो इन दोनों को मैं क्या करूंगा? डिटेल में स्टडी करूंगा कि भाई क्या डिफरेंस है, कैसा है, क्या हुआ है, क्यों इतना कम नंबर है, क्यों कितना ज्यादा, वो सारी चीजें मैं देखूंगा। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा करेक्टिव मेजर्स। अगर कम आया है तो करेक्टिव मेजर्स तो लेना ही पड़ेगा। अगर ज्यादा आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ज्यादा आ गया तो भी देखना जरूरी है भाई इतना ज्यादा कैसे आया, क्या रीजन था, कौन से सब्जेक्ट में कैसा हमने अचीव किया है। राइट, कम आ गया, सबसे तकलीफ तब होगी जब कम आ जाए। राइट, तो जब कम आ गया तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। राइट,
समझ में आया? करेक्टिव मेजर्स का मतलब यहाँ पे हो गया कि कौन से सब्जेक्ट में और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, राइट? या टारगेट तो मैंने ज्यादा नहीं बना दिया था, टाइम कम था, फिर भी मैंने जबरदस्ती बोला कि नहीं मैं 85% लाऊंगा। इसके पहले वाले एग्जाम में मेरे तो 58% आए थे, अगर मेरे 58% आए तो डायरेक्टली 85 नहीं होगा, 58 था तो चलो मैं 65 तक का टारगेट लेके जाता। मतलब ये चेक करो, करेक्टिव मेजर्स मतलब ये होगा कि टारगेट जो था वो सही था, इन्फॉर्मेशन जो थे वो सही थे, मेरी प्रिपरेशन सही थी या नहीं थी, वो सारी चीजें जो होंगी कहाँ पे देखेंगे? करेक्टिव मेजर्स में देखेंगे। क्लियर है इतना? मैं फिर से बोलता हूँ, सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरी एग्जाम आने वाली थी, प्री बोर्ड एग्जाम था, तो मैंने उससे पहले अपना एक टारगेट डिसाइड किया, जिसको क्या नाम दिया हम लोगों ने? सेटिंग स्टैंडर्ड। फिर उस टारगेट को अचीव करने के लिए मैंने अलग अलग छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया, वो हो गया हमारा गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। उसके बाद मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद मेरे मार्क्स आए, और मेरे जो मार्क्स आए उसको बोलेंगे मेजरिंग परफॉर्मेंस। उसके बाद मैंने जो मेरे मार्क्स आए थे, जो मैंने डिसाइड किया, तो दोनों का कंपेयर किया। उसके बाद लास्ट में मैं क्या करूंगा? करेक्टिव मेजर्स लूंगा। क्लियर है? तो ये है आपका 5 पॉइंट। आई होप कि आपके ये पॉइंट जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो गए। अब एक बार मैं अंदर आपको समझा देता हूँ कि बुक में क्या लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे देखो, मैं सारी चीजें नहीं पढ़ने वाला, मैं आपको सिर्फ मेन पॉइंट समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कंट्रोलिंग सीज। देखो स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं। कंट्रोलिंग प्रोसेस स्टार्ट विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, जो मैंने क्लियरली बोल दिया कि विदाउट स्टैंडर्ड के तुम आगे नहीं बढ़ सकते। कंट्रोल किसको करोगे? स्टैंडर्ड आर मेजर्स ऑफ एफिशिएंसी, और स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? मेजर ऑफ एफिशिएंसी होते हैं। जैसे मैंने 85% डिसाइड किया ना, तो पता चलेगा ना भाई मैंने जो अचीव किया है वो मेरा एफिशिएंसी कितना है, ठीक है, मैं कितने मेरे अंदर पावर है। इन दिस द एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर्ड इवैल्यूएटेड द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग स्पीड डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। Controlling sees it whether activities are carried out in the organization according to these set standard or not. Basically स्टैंडर्ड डिसाइड करने का यही रीजन होता है कि जो हमने काम किया है वो अकॉर्डिंग टू सेट स्टैंडर्ड है या नहीं है। जैसे आपने कभी देखा होगा, आपको कभी कुछ टाइम टेबल बनाते हो, कोई डिसाइड करते हो, नहीं अचीव हो पाया, तो हम चेक करते ना भाई क्या प्रॉब्लम हो गई थी, क्यों ऐसा नहीं हो पाया, राइट? और जो स्टैंडर्ड्स होते हैं बेसिकली, जो मैंने बोला यहाँ पे 85% वाली बात बोली, वो तो मेरा क्या हो गया? क्वालिटेटिव हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन इट मे बी पॉसिबल कि क्वांटिटेटिव भी रिजल्ट बन सकता है। क्वांटिटेटिव रिजल्ट कैसे बनेगा? कि मैंने जितनी चीजें पढ़ी थी एग्जाम के लिए वो सब इतने डिटेल में पढ़ लिया था कि मुझे ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब कोई मुझसे कुछ भी पूछे वो मैं बता सकता हूँ। पर कंपनी की कंपेरिजन में, अगर मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या हो जाएगा? क्वालिटेटिव का मतलब ये हो जाएगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया था कि ये मेरा मार्क्स वाला हो गया, ठीक है। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो कैसी है, कितना उसमें बेनिफिट मिल सकता है। और यहाँ पे जो हमारा क्वांटिटेटिव होगा वो नंबर्स होंगे, यानी जो हमारा मार्क्स हो गया। So the standard should be such that they can be understood by those who have to achieve them. अभी थोड़ा ध्यान से सुनना। स्टैंडर्ड्स हमेशा ऐसे डिसाइड होने चाहिए जिनको रियल लाइफ में अचीव कर सके। अब एज्यूम करो कि वो जो उसमें था ना, कौन सा था, और तारे जमीन पे एक मूवी है ना, वो मूवी में कैरेक्टर था ना, उसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, वो जो बच्चा पढ़ नहीं पाता था। अभी जैसे कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, और मैं डायरेक्टली उसके ऊपर प्रेशराइज करूंगा मुझे कैसे भी करे 80% चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट? सो मुझे ये चेक करना पड़ेगा भाई सिचुएशन कैसी अचीव कर सकता हूँ कि नहीं। अब इन सब चीजों में देखो और भी क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं स्टैंडर्ड्स में। फिजिकल, कॉस्ट प्राइस, इनकम, कैपिटल एक्सेट्रा, यानी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। Over and above this standard, over and above these standards can be profit target, production targets, cost target, etc. तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, सेटिंग स्टैंडर्ड्स। क्लियर है इतना? इसमें मैं पूरा रीड नहीं कर रहा, बस मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि यहाँ पर क्या होगा, किसका मतलब क्या है। क्लियर है? सबसे पहले आपने क्या डिसाइड किया? आपको एग्जाम में कितने मार्क्स अचीव करने हैं, आपने वो डिसाइड किया। फिर सेकंड में लिखा एट दिस स्टेज इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड about the work done and the actual situation. Information is gathered by personal observation, oral reports and written पेपर रिपोर्ट्स, राइट? मतलब ये है, अब यहाँ पे बिजनेस में जो काम काज चल रहा है उससे रिलेटेड तुम लोगों ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की, यानी यहाँ पे नोट से रिलेटेड, जैसा मैंने एग्जांपल दिया। नंबर 3 है मेजरिंग परफॉर्मेंस। अब होगा क्या? परफॉर्मेंस इज टू बी मेजर्ड टू फाइंड आउट, क्या फाइंड करना है वो देखो, टू फाइंड आउट whether activities have been undertaken according to set standards, and such a measurement can be qualitative or quantitative or both. क्लियर है इतना? अब हमने क्या किया, नंबर 1 में स्टैंडर्ड डिसाइड किया, नंबर 2 में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, नंबर 3 में हमने परफॉर्मेंस को मेजर किया। परफॉर्मेंस को मेजर करने का मतलब ये है कि वो क्वालिटेटिव में भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव में भी हो सकता है, मतलब जो हमने सेट स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग कितना काम किया उसके बारे में देखना। फिर नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ वर्क डन विद द सेट स्टैंडर्ड। एट दिस स्टेज ऑफ कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन about actual work done is sought or acquired, after that it is compared with the set standard। मतलब जो हमने ऊपर वाले में अचीव किया ना, नंबर 3 वाले में कलेक्ट किया है परफॉर्मेंस का, उसके बाद यहाँ पे कंपेयर करेंगे विद द सेट
standards. From this comparison it can be known whether the set standard have been achieved or not. फिर पता चलेगा कि हमने अचीव किया है या नहीं किया है। और लास्ट स्टेज में क्या होगा कि हम लोग ये काम करेंगे कि कंपेयर करेंगे और बाद में क्या करेंगे, फाइंड आउट डेविएशन, और डेविएशंस को फाइंड करेंगे, बाद में डेविएशंस आर फाइंड आउट, नेसेसरी करेक्टिव मेजर्स कैन बी टेकन। और करेक्टिव मेजर्स में कितने पॉइंट्स हैं, यहाँ पे 3 है। नो चेंज इन कंडीशन, चेंज द कंडीशन, रिमूव डेविएशन, चेंज द कंडीशन, एस्टैब्लिश फ्रेश स्टैंडर्ड्स, राइट। मतलब 3 तरीके हो सकते हैं, या तो नो चेंज इन कंडीशन, मतलब जो है जैसा है रहने दो, आगे अभी और मेहनत कर लेंगे। नो करेक्टिव मेजर्स टू बी टेकन व्हेन डेविएशंस आर फाउंड टू बी नॉर्मल और एक्सेप्टेबल, मतलब मान लो ऐसा समझो 85 सोचा था 84 आ गया, राइट। तो इतना चलता है तो इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या लिखा है, इफ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मोर कंपेयर टू सेट स्टैंडर्ड, सच अ डेविएशन हैज टू बी एग्जामिन्ड एंड नेसेसरी करेक्टिव मेजर्स टू बी टेकन। 85 सोचा था 80 आ गया, 5% कम नहीं होता। अब यहाँ पे जरूरत है ये जो डेविएशन उसको रिमूव करने की, कौन से सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आ गया, कितना कम आया, कितना ज्यादा आ गया, वो सारी डिटेल में चेक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है चेंज द कंडीशंस एंड एस्टैब्लिश फ्रेश या न्यू स्टैंडर्ड्स with when the established standards are not attained continuously, it means they are extraordinarily high। देखो कई बार ऐसा होता है ना, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा टारगेट ज्यादा डिसाइड करते हैं, जैसे उनकी कैपेसिटी अगर 60-70 है तो वो ज्यादातर टारगेट रखें 80 प्लस का, राइट। तो ऐसे केसेस में क्या होगा भाई, ये चेक करना जरूरी है कि मैंने जो स्टैंडर्ड सेट किया क्या वो ज्यादा हाई तो नहीं है, राइट। इन सच अ सिचुएशन फ्रेश और न्यू स्टैंडर्ड्स आर टू बी सेट बाय मेकिंग रिक्वायर्ड चेंजेस। तो ऐसे केस में जरूरत है कि इनको प्रॉपर स्टैंडर्ड सेट करना, अदरवाइज वो अपने आप को डीवैल्यूएट करते रहेंगे, राइट। समझ में आया? So likewise, where the results as compared to established standards are continuously obtained, the standards are changed and new standards are set, new higher। यहाँ पे higher लिखा है, हो सकता है lower भी हो, right? कुछ भी हो सकता है। The function of control is not only to find out deviation, but also to take organizational activities towards the achievement of objective. So controlling is a constructive process, और that's why इसको हम लोग क्या बोलते हैं, constructive process बोलते हैं। ये आपके MCQ में भी पूछ सकता है, तो इसको अच्छे से देख लेना कि controlling is also known as a constructive process। ओके, तो ये थोड़ा याद रखना है, इट मे बी पॉसिबल कि वो लोग एग्जाम में इसको पूछ लें। ओके, तो ये था हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन का नाम क्या था, स्टेजेस ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। क्लियर है इतना, स्टेजेस ऑफ द कंट्रोलिंग प्रोसेस, ये क्वेश्चन को याद रखना। आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके उतना रिस्पॉन्स दे, ताकि जो चैनल है और भी लोगों तक जाए, और भी स्टूडेंट्स इससे जुड़े, और आने वाले फ्यूचर में और भी चीजें मैं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करना। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।